ठीक है। हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, वेपराइजेशन कैसे होता है, सब्लिमेशन कैसे होता है। ठीक है, नए नए टर्म्स हम यहाँ पे सीखेंगे और कुछ पुराने टर्म्स को भी साथ में लेकर हम जाएंगे। ठीक है, थोड़ा एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आइस हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, एनी सॉलिड। लेट सप्लाई सम हीट, लेट सप्लाई सम हीट। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ हमें बतानी है। इसके अंदर कुछ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट सप्लाई की, हीट एनर्जी है, मतलब अंदर जब हमने देखा हीट के डेफिनेशन के अंदर, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो चार दिखा देता हूँ। ये मॉलिक्यूल्स जो है इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। सो व्हाट इज़ इंक्रीजिंग, हमने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, या दूसरी भाषा में एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज रैंडम मोशन करते हैं ना अंदर, रैंडम मोशन, कोई स्पेसिफिक मोशन नहीं होता है कि कोई एक पार्टिकल को देखोगे तो वो यहाँ जाएगा, बोल नहीं सकते, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, धाड़ 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 इधर उधर कोलाइड करेगा नेबरिंग पार्टिकल के साथ और पूरे सब्सटेंस की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो हमने वही पॉइंट लिखा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज अंडर रैंडम मोशन हो रहा है इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज्ड, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम हीट सप्लाई करते चले गए, सप्लाई करते चले गए, सप्लाई करते चले गए। ठीक है, थोड़ी देर बाद कुछ टेम्परेचर आएगा, लिक्विड मेल्ट होने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हमने लिखा सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, एट सम टेम्परेचर, एट सम टेम्परेचर Tm मान लेते हैं, ये टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने लगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या कहेंगे हम, इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हीट किया हमने, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी भी सॉलिड है, हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, अभी भी सॉलिड है, हीट किया, टेम्परेचर बढ़ रहा, लिक्विड बनने लगा, हीट किया, लिक्विड बनने लगा, हीट किया, हीट किया, हीट किया, लिक्विड बनने लगा। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट होने लगा, और जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। सॉलिड है, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मैंने हीट दिया 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब ये सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होगा, जब ये सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होगा, लेट्स से कि ये लिक्विड में मेल्ट हो रहा है 140 डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया, थोड़ा मेल्ट हो गया ये। ठीक है, मैं और हीट दे रहा हूँ और टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, तो मैं हीट तो सप्लाई कर रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। सर फिर ये 140 से 141 डिग्री सेल्सियस कब होगा, जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। एज सुन एज ऑल सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तब जाके इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। इसलिए तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट कहते हैं ना, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड मेल्ट्स। ठीक है, सो हमने उसको कंटिन्यू किया आगे, एट सम टेम्परेचर Tm क्या हो रहा है, अंदर की बात कर रहे हैं हम, फोर्स ड्यू टू कोलिजन, अंदर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, फोर्स ड्यू टू कोलिजन, फोर्स ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, हाँ, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है तो फोर्स लग रहा है। थोड़ी देर बाद क्या, आफ्टरवर्ड्स द सप्लाइड हीट will start breaking bond between
molecules and substance will start melting, ठीक है। और मेल्टिंग टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ से हमने निकाली, बड़ी सिंपल है, 2-3 शब्दों में हमें डिफरेंट वे में उसको पुट किया। सबसे पहले हमने कहा कि यार तुम इसको हीट करोगे तो हीट करने से इसके थर्मल एजिटेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है, इनके मोशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा। बहुत जाहिर सी बात है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं हम ये। तो इसका रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन हुआ तो कोलाइड कर लेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम हीट सप्लाई करते ही जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, कोलिजन बढ़ते ही जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, मेल्टिंग टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलिजन हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर क्या हो गया, केओस हो गया अंदर, ठीक है। और इनके बीच में भी जो रिश्ता था, फ्रेंडशिप भी टूट गई। मतलब इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो वो भी टूट गया, ठीक है। कोहेसिव फोर्स होता है इनके बीच में। कोहेसिव फोर्स, ये जानबूझकर मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ कोहेसिव फोर्स। तो उसके कारण ये बॉन्ड टूट गया इनके बीच का। और जैसे जैसे बॉन्ड टूट जाएगा, ये सॉलिड स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा एंड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब इसका बॉन्ड टूट गया, यहाँ का पोर्शन मेल्ट होने लगा, यहाँ का बॉन्ड टूट गया, यहाँ का पोर्शन मेल्ट हो रहा है, यहाँ का पोर्शन मेल्ट हो रहा है, ठीक है। हम हीट सप्लाई करते ही जा रहे हैं, बॉन्ड टूटते ही जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर कैसा है, वो मूवमेंट पे कांस्टेंट रहेगा। जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। राइट, सो ये 2-3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक फ्रेश टर्म आती है जिसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो जानने की कोशिश करते हैं और ये पूरा फिनोमिना हम इंटीग्रेट कर लेंगे, एक के बाद एक हम इसको देखेंगे कि ये कंप्लीट पैकेज क्या बनता है। तो वो कंप्लीट पैकेज का एक बिट और है जिसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट तुम सप्लाई करोगे ताकि पूरा एक यूनिट मास का सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, इट इज़। और फिर हम इसको लिंक करेंगे, सर फिर वो स्पेसिफिक हीट क्या था, हमें लिंक करते जाना है। जब हम लिंक करेंगे स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट कंपेयर करेंगे, हमें समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है, और ये कॉन्सेप्ट कभी हम भूलेंगे नहीं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मैं कह रहा हूँ इट इज़ द अमाउंट of heat, it is the amount of heat required, concentrate करो, required to melt a substance, of a unit mass, ओके। और इसको डिनोट करते हैं हम L सफिक्स F से। पूरी जानकारी लिख ले पहले हम, इट इज़ डिनोटेड बाय L सफिक्स F। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, यूनिट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हम एक पॉइंट नीचे लिखते हैं 10, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए सॉलिड ऑफ मास m can be given as delta Q is equals to m L suffix F. This is nothing but our latent heat of fusion. This is nothing but latent heat of fusion. Latent heat of fusion क्या है, एक सिंपल वर्ड में मैं बोलना चाहूँ तो किसी सॉलिड को, पर्टिकुलरली सॉलिड को लिक्विड में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी फेज चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, जो हीट मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, m इंटू LF। उसमें से जो LF है दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, पहले तो इसको कंपेयर कर ले हम,
स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट में क्या अंतर है? एनीवन, कोई बता सकता है स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट में क्या अंतर है? तो हमने समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। मैं कहता हूँ यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको मैंने हीट दी, तो उसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा भाई, और ये अभी भी सॉलिड है। यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, यहाँ पे T2 टेम्परेचर, अभी भी ये सॉलिड है। तो जो मैंने हीट सप्लाई की है वो हीट का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू एम एस वर्ड यूज़ किया था, MS डेल्टा T। C यूज़ किया या S यूज़ किया है हमने यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए? लेट मी सी, S यूज़ किया है ना, ठीक है। MS डेल्टा T अमाउंट ऑफ हीट मैंने सप्लाई की, उसके अंदर ये S क्या था? स्पेसिफिक हीट था, बराबर है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने देखा ये सॉलिड से कोई दूसरी सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सॉलिड था, कलर भी चेंज करते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ये सॉलिड था किसी टेम्परेचर पे, सॉलिड किसी टेम्परेचर T1 पे था, ये हो गया लिक्विड। सॉलिड से क्या हो गया? लिक्विड। मतलब मैंने कंपेयर टू दिस सिचुएशन बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई की होगी, तभी जाके इसका फेस चेंज हो गया, इसका टेम्परेचर कुछ हो गया T2। तो जो मैंने हीट सप्लाई की है इस सॉलिड को कंप्लीट मेल्ट डाउन करने के लिए, इस सिचुएशन में मैं डेल्टा Q का फॉर्मूला लिखूंगा M इंटू LF, वेयर दिस LF इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सॉलिड का बस खाली टेम्परेचर चेंज हो जाए, सॉलिड का खाली बस टेम्परेचर इंक्रीज हमने कर दिया, तो हम किसकी बात करेंगे? हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है, उतनी हीट हम सप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे M इंटू LF। मतलब जब फेज चेंज होता है तब हम किसकी बात करते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और स्पेसिफिकली सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड के अंदर जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो हीट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे M इंटू LF, और ये जो LF होगा इट इज़ नथिंग बट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ सब्सटेंस ऑफ अ यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास, ऑफ ए गिवन यूनिट मास। सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो जाए, ये वाला फॉर्मूला, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए सॉलिड, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और उसके अंदर जो LF टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका यूनिट हम लिख ले क्या? अभी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट यहाँ पे यूनिट लिखता हूँ, तो LF इज़ नथिंग बट डेल्टा Q अपॉन M है, राइट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? ये जूल पर kg। अगर मैं ऐसा यूनिट इसका लिखूँ तो जूल पर kg, या हम लिख सकते हैं इसको कैलोरीज पर ग्राम, कैलोरीज पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट का क्या था सर यूनिट? स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या था? जूल पर kg डिग्री सेल्सियस या जूल पर kg केल्विन, जो कहना है कह लो। और इसका यूनिट क्या है? जूल पर kg। ओके, सो जस्ट इन केस अगर कोई कंफ्यूज कर देता है हमें यूनिट में, कॉन्सेप्ट से हम उसको बता देंगे। ये देखो ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हमें ये मिला, ठीक है। सर यहाँ पे टेम्परेचर की टर्म क्यों नहीं है? ये जो फॉर्मूला है हमारे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, यहाँ पे टेम्परेचर की टर्म क्यों नहीं? यहाँ पे टेम्परेचर की डेल्टा T टर्म है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है। जब मेल्टिंग प्रोसेस होगी, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो वो हीट कहाँ चली जाती है? हीट चली जाती है उस सब्सटेंस को मेल्ट करने में, ठीक है। समझा रहा हूँ साधारण भाषा में, मुझे पेज ऐड करने दो। लेट्स अंडरस्टैंड मेल्टिंग प्रोसेस कैसी होती है। फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक मिनट पिछली साइड लियो ना, लियो ना, फिर पूरी स्लाइड ले लो।
मैं आता हूँ पिछले स्लाइड पे, बस थोड़ा वेट करो। फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग latent heat of fusion। अब फील देंगे इसका। हाँ, आइस है, आइस -4 डिग्री सेल्सियस पे है। आइस को हमें मेल्ट करना है, ठीक है। मैंने हीट किया इसे, इसको हीट कर देते हैं हम। इसको हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये अभी आइस ही है, लेकिन उसका टेम्परेचर हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। सीधा मेल्ट थोड़ी ना होगा, पहले -4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मैंने हीट सप्लाई की, राइट। वो जो मैंने हीट सप्लाई की उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है क्या मुझे? कौन सा फॉर्मूला लें? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी, ठीक है। अभी ये आइस को हमने और हीट की, और इसको हमने और हीट की, करो सर और हीट, ऐसी हीट सप्लाई होती है क्या ड्रर से? यस, ऐसी हीट। ये हो गया अभी वाटर, मेल्ट हो गया ना, वाटर हो गया। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसी सिचुएशन में मैंने कौन सी हीट सप्लाई की होगी? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखे हम? m इंटू एल एफ। m इंटू एल एफ, ठीक है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ से यहाँ, -4 से 0 डिग्री सेल्सियस हमने देखा, आइस ही था भाई, बस उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बस टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो हमने लिखा इसको ms डेल्टा टी। फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम लिखेंगे इसको m इंटू एल एफ, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको और हीट करता हूँ, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लेके आता हूँ, वाटर आ गया अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हीट हम सप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे? ms इंटू ms डेल्टा टी, डेल्टा टी। ms इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो किसकी लेंगे हम? यहाँ पे आइस की लेंगे। और जब वाटर से 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे किसकी हम मेंशन करेंगे? वाटर की मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हाँ ठीक है। उसका कौन से फाउंडेशन बता रहा हूँ, छोड़ना मत इसे। आगे गया मैं, वाटर को मैं लेके जाता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे, ठीक है। तो जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ डेल्टा क्यू, उसको हम क्या लिखेंगे? m s इंटू s, डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ही रहेगी क्योंकि वाटर ही है, इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अभी जान गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये बन गया वेपर, वेपर बना दिया इसको, ठीक है। फिर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन मैंने देखा वाटर बन गया वेपर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमें पता है पूरा का पूरा वाटर जब तक वेपर नहीं बन जाता टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जो डेल्टा क्यू आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हम लिखेंगे m इंटू एल एफ। एल वी लिखेंगे, क्योंकि अभी वेपर हो रहा है ना, तो इसको नई टर्म से हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। दिस इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे वो कहाँ यूज़ होगा वर्ड? जब लिक्विड वेपर बन जाएगा, ठीक है, तब वो जो वर्ड यूज़ होगा वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्ड यूज़ हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये रही बात। थोड़ा पीछे चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं पूरी कॉन्सेप्ट को। फेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने हेडिंग इसको दिया था, इसके अंदर हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे दो संभावनाएं वो भी हम लिख ले सकते हैं। अगर किसी सॉलिड को हम हीट देते हैं, ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ।
तो ये सॉलिड को हम हीट देंगे, दो चीज़ें हो सकती हैं इसका टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हीट हमने सप्लाई की, ठीक है। ओनली टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो हमने पहले लिखा था, या फेज ट्रांसफॉर्म होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, सॉलिड को हम हीट देंगे, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नहीं तो फेज ट्रांसफॉर्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन तुमने कितनी हीट उसे सप्लाई की है। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमने लिखा था फॉर्मूला इसका एम एस डेल्टा टी वाला, ये एम इंटू एल एफ वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे। मेल्टिंग की बात हो रही थी, सो सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर बॉन्डिंग टूट जाएगी, कोलिजन होगा और ये सॉलिड का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर एक ही बात कोई याद रखनी है तो ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन और ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये थोड़ी अंदर की बातें हमने कर ली कि कोलिजन होता है, अंदर के बॉन्डिंग टूटते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ये मेल्ट होने लगता है। सेकेंड स्लाइड पे आए हमने कहा फिर उसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला, कोई टर्म, हमने कहा बिल्कुल उसके लिए टर्म है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जब बात करेंगे मतलब हम सॉलिड टू लिक्विड जाने वाले सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ओनली वैलिड, दिस टर्म इंडिकेट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ सब्सटेंस ऑफ ए यूनिट मास, ठीक है। कितनी हीट दोगे ताकि ये जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसको एल सफिक्स एफ से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू एल एफ। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो जाए, जैसे मैंने पहले बोला। इसका यूनिट है जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे बनाई, अगर सॉलिड का बस टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो जब हीट की हम बात करेंगे तो वर्ड यूज़ होगा स्पेसिफिक हीट, बिकॉज सॉलिड अभी भी सॉलिड है, बस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जब हम सॉलिड को कम्प्लीटली लिक्विड में मेल्ट डाउन कर लेंगे तब मैंने कुछ ज़्यादा हीट सप्लाई की है, और वो ज़्यादा हीट सप्लाई की है जो फेस ट्रांसफॉर्म उसे कर रही है, उसे हम इस फॉर्मूला से दिखा दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ, एंड दैट एल एफ इज़ नथिंग बट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका यूनिट है जूल पर केज। ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, आइस के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ डिफरेंट होगा, राइट। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, या स्पेसिफिक हीट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, ऑलराइट। उसकी वैल्यूज़ भी बताएंगे कि वो सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आए, यहाँ पे हमने समझ लिया कि आइस -4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस पे फिर भी आइस ही है, मतलब जो हीट हमने सप्लाई की है वो है एम एस डेल्टा टी। आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया, फेज ट्रांसफॉर्म हो गया, तो हमने हीट जो सप्लाई की करनी है वो कितनी है, एम इंटू एल एफ। वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, वाटर अभी भी वाटर है, तो जो हमने हीट सप्लाई की हमने यहाँ पे एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे एस जो लिया था स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, यहाँ पे जो लेना है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिया। वाटर को हमने और गर्म किया, वाटर वाटर ही है अभी भी, तो एम एस डेल्टा टी इतनी हीट मैंने सप्लाई की। यहाँ से यहाँ अगर हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर, तो फॉर्मूला यही यूज़ करना है जो आइस टू वाटर के लिए यूज़ किया था, बस यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे हम करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज, यस बोलो बेटा बोलो। सर अगर मुझे वेपर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको 120 डिग्री सेल्सियस में करना है, सो सर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर लेंगे फिर? यस यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर विल बी देयर। यहाँ पे तुम लिख सकते हो इफ 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ अगर मैं 120 डिग्री सेल्सियस वेपर पे इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस ऑफ वेपर इनटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक आइस की स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट एंड वेपर की स्पेसिफिक हीट वहाँ पे गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, ये पूरा ट्रांसफॉर्म।
क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ओके सर, माइनस 4 डिग्री सेल्सियस का आइस 120 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगेगी, इन सभी को जोड़ते जाएंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं लिक्विड टू वेपर। ठीक है, दो टर्म है, चलो इसको वेपराइजेशन नाम दे देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपराइजेशन। ठीक है, समझते हैं, वेपराइजेशन है, इवापोरेशन है, बॉइलिंग है, क्या तीनों के मीनिंग सेम है क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने पहला पॉइंट लिखा यहाँ पे, वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का ही वेपराइजेशन होता है ना, वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड टेक्स प्लेस इन टू वेज, इन टू वेज। यहाँ पे हम प्रेशर की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है। दो तरीके से वेपराइजेशन होता है, ठीक है, एक इवेपोरेशन होता है, एक टर्म है इवेपोरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है बॉइलिंग। दूसरा क्या होता है? बॉइलिंग। मतलब पानी को गर्म करोगे ना, तो वो जो वेपर में जाएगा, वो वेपर में किस प्रकार से जाता है? ये दो प्रकार है, एक तो इवापोरेशन होगा उसका और एक बॉइलिंग होगा। इवापोरेशन का मतलब क्या है? ये सभी टेम्परेचर पे होता है, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, समझाऊंगा, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग कब होता है? इट ओनली टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग टेम्परेचर, एट टेम्परेचर विच इज बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब उबलने लगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आए तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड? वाटर है, वाटर ले लेते कंटेनर में एक, सो लेट मी ड्रॉ वन कंटेनर हियर। एक कंटेनर में वाटर है, ये यहाँ पे वाटर दिखा देते हैं हम इस कलर से। ये इतना वाटर भरा है भाई इसके अंदर, ठीक है, तो चला गया था, रुक जा। लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया था, वहां से कंटिन्यू करता हूँ, बोलो। इसे बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग का सेंटेंस। हाँ, तो हम क्या करते हैं, समझते हैं इवापोरेशन और बॉइलिंग कैसे हो रहा है। एक कंटेनर में हमने पानी लिया, ठीक है, पानी का फिलहाल टेम्परेचर है लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा फील आने के लिए हायर टेम्परेचर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं आ रही है ना, अब नेटवर्क क्या आ रही है, सुबह के टाइम में क्या हो रहा है? सर आ रही है पर क्लियर नहीं है। हाँ सर, क्लियर क्या नहीं मैं है। माइक से कनेक्टेड नहीं हूँ क्या? ओके, हाँ अभी आ रही है क्लियर? हाँ हाँ सर, यस सर। यस, तो यहाँ पे हमने वाटर लिया 60 डिग्री सेल्सियस पे, ओहो 60 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, और एक फील लेने के लिए हम 80 डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस, इसको उबाल रहे हैं हम, उबालना है, हीट कर रहे हैं हम, सप्लाई कर रहा हूँ हीट इसको, इतना बड़ा हीट, छोटा हीट थोड़ा सा, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी 60 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेशन होता है, हो रहा है इवेपोरेशन। 80 डिग्री सेल्सियस पे मैंने देखा इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है? ऑल टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन होता क्या है बेसिकली, वो भी समझते हैं। देखो, टेम्परेचर के कारण मैं पहले 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस की बात कर लूँ, ठीक है। नॉट नेसेसरी 60 चाहिए सर, 50 पे नहीं होगा क्या? इट हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इवापोरेशन का रेट वैसे बढ़ता जाएगा, ओके। यहाँ पे अंदर जो कुछ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। टेम्परेचर के कारण इनके पास थर्मल एनर्जी है, एक चीज़। थर्मल एनर्जी है तो क्या करेंगे, ये रैंडम मोशन करेंगे, दूसरी चीज़। रैंडम मोशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक्साइट होंगे, इधर उधर दौड़ने लगेंगे। तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं गिरता, क्योंकि हर जगह से मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। दिक्कत यहाँ पे आ रही है,
दिक्कत मतलब हम बात यहाँ की समझते हैं, बाउंड्री पे क्या हो रहा है, ठीक है। बाउंड्री के फिल्टर्स क्या कर रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, हवा है, एयर है, आउटसाइड में क्या है, एयर है, नीचे क्या है, ये पूरा अपने खुद के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स, इनके पास टेम्परेचर के कारण एनर्जी है, जैसे अंदर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी है, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास भी वही एनर्जी है। तो ये भी रैंडम मोशन करेंगे, कभी इधर दौड़ना चाहेगा, कभी इधर दौड़ना चाहेगा, तो ये बाहर भी जंप करना चाहेगा ना। ये जो मॉलिक्यूल्स है बाउंड्री के, इनके पास अगर सफिशेंट थोड़ी एनर्जी है तो क्या करते हैं, ऐसा जंप करते हैं ये, ठीक है। मतलब इनका इवेपोरेशन यहाँ पे होता है, थोड़े थोड़े यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े से ही, बहुत थोड़े, क्योंकि टेम्परेचर अभी 60 डिग्री सेल्सियस। फिर से एक बार देख ले, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है अंदर वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, बाउंड्री के भी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। अंदर के मॉलिक्यूल को बाहर जंप करना काफ़ी दिक्कत भरा काम है ना, ये सबको तोड़ के आएगा, तत्व तोड़ के बाहर आ जाएगा, उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। लेकिन बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज थिन लेयर, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वेपर में कन्वर्ट होना आसान है। पहले ये मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये उड़ गए पूरे कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन टेम्परेचर मेरा 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, बहुत कम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। उसको हमने थोड़े अच्छे वर्ड में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। हमने कहा कि यार तुम प्रेशर से समझो, क्या हो रहा है कि अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर हवा है ना, ऊपर क्या है, हवा है, देयर इज एयर आउटसाइड, यहाँ पे पूरी एयर है। अभी एयर कुछ प्रेशर लगाएगा इन मॉलिक्यूल के ऊपर, ये क्या करेगा, एयर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, राइट। मॉलिक्यूल्स तो निकलना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर बन गए हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स है जो वेपर बन गए हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी प्रेशर लगाएंगे, तो इनका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर कहलाएगा। जो बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी के कारण वेपर में कन्वर्ट होंगे एट 60 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपर में कन्वर्ट होंगे, और जितने भी मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे वो एयर के ऊपर की दिशा में वेपर प्रेशर लगाएंगे। हवा उनके ऊपर कहेंगे अरे चल 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 ससुरा, ऊपर क्यों जा रहा है तू, चल अंदर जा, तो एयर भी उनके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे वेपर प्रेशर काफ़ी कम है, क्योंकि पार्टिसिपेशन करने वाले मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम है 60 डिग्री सेल्सियस पे। हमने देखा कि अच्छा ये प्रोसेस जो हो रही है ये इवापोरेशन की प्रोसेस है। बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते सभी मॉलिक्यूल्स, और जो हो रहे उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि एयर प्रेशर है ऊपर से, ये एक बात है। 80 डिग्री सेल्सियस पे चलते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या सिनारियो हो रहा है, मतलब जस्ट स्लाइट टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया है ना, स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हमने, तो क्या हो रहा है, फिर हम 100 डिग्री सेल्सियस की भी बात कर लेंगे। लेट मी टेक दिस, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं, और आगे हम देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बात हो रही है। पहले 80 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर ले। यहाँ पे क्या होगा, थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एयर प्रेशर अभी भी है, एयर तो हमेशा रहेगी, एयर प्रेशर अभी भी यहाँ पे मौजूद है, एयर इसको पुश करेगी नीचे, ठीक है। और हमने यहाँ पे फिर देखा हाँ राइट, चल। सो यहाँ पे एयर प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम इसको इंडिकेट करते हैं, और ये जो वेपर है, वेपर उसके ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगी, ये वेपर प्रेशर है, पी वेपर, ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये दोनों 80-60 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा एक चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं, 100 बात की एक बात ये रहेगी अभी, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वेपर प्रेशर इन बोथ दिस सिचुएशंस, ठीक है, कम ज़्यादा मात्रा में। तो हमने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इवापोरेशन, बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम देखते हैं किसी भी बड़े डैम में, कोई भी बड़ा ऐसा डैम है, वहाँ से 60 डिग्री सेल्सियस हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो, इवापोरेशन होते रहता है, पानी की लेवल कम होते रहती है, ठीक है।
थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स निकलते रहते हैं वहाँ से। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया, ठीक है। सभी के सभी पार्टिकल सभी रेडी है निकलने में यहाँ से। यहाँ पे हमने देखा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है और जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है। ये जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब समझ लेना बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम बताएंगे, तो जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए तब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग स्टार्ट्स। सो दिस इज़ हाउ बॉइलिंग वर्क्स। हम लिक्विड टू वेपर की बात कर रहे थे। कोई पूछेगा इवेपोरेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो सभी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, राइट। कोई पूछेगा बॉइलिंग कब होता है, तो उनको कहना बॉइलिंग जब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ऐसा ज़रूरी है क्या, हम ये वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें। बॉइलिंग कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। इन वाटर केस इट हैपन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल किसका हमने लिया है, वाटर का लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके रिलेटेड जो टर्म आएगी अभी, यहाँ पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक जो टर्म यहाँ पे हमें मिलेगी उस टर्म का नाम होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका नाम क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिखते हैं यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे फ्यूजन देखा हमने, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज अ लिक्विड। लिक्विड को वेपराइज करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टू वेपराइज अ लिक्विड ऑफ यूनिट मास, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल सफिक्स वी, ठीक है। थर्ड पॉइंट वही फैशन में हम लिखेंगे, द हीट रिक्वायर्ड to vaporize a liquid of mass m is given by delta Q is equals to m into L suffix V। उसमें से ये क्या है, this is called as latent heat of vaporization, this is called as latent heat of vaporization, ठीक है। वही एग्जांपल हम इसके लिए मेंशन करेंगे। लेट्स से मेरे पास वाटर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लेके जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, पहले वो वाटर ही रहेगा। तो यहाँ से ये जो हीट मैंने सप्लाई की है वो कौन सी होगी, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अभी ये वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन जाएगा और जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो करेंगे m इंटू एल वी। तो फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे m इंटू एल वी, ओके। सो दिस इज नथिंग बट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। हम एक एग्जांपल करते हैं और आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। मुझे बस 1 मिनट का वक्त दो। अर्जुन, क्वेश्चन हम ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर। नहीं, थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट।
200 gram of ice at -20 degree Celsius is mixed with 500 gram of water at 20 degree Celsius in an insulating vessel. Find mass of water in vessel is, और ब्रैकेट में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस. ये याद रखना, कभी गिवन होगा कभी गिवन नहीं होगा. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस रट लेना, वो होता है 0.5 कैलोरीज में, ही याद रखना, कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये उसकी वैल्यू होती है. 4 ऑप्शंस दिए हैं. पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 700 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 600 ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 400 ग्राम एंड ऑप्शन डी दिया है 200 ग्राम. सभी लोग यहाँ देखेंगे पहले क्या क्वेश्चन है और कैसे इसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या पूछते हैं, 200 ग्राम ऑफ आइस. लेट्स टेक अ 200 ग्राम ऑफ आइस. This is a, let's say 200 gram of ice present here. 200 ग्राम ऑफ आइस. इसका टेम्परेचर फ़िलहाल कितना है, -20 डिग्री से. अच्छा, इज मिक्सड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर. एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास वाटर है. वाटर का मास दिया है 500 ग्राम. दिस इज 500 ग्राम वाटर है. अब इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. इन एन इंसुलेटिंग वेसल, इन दोनों को साथ में रख दिया है किसी कंटेनर के अंदर. ये कंटेनर के अंदर इनको डाल दिया हमने. ओके. फिर क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ वाटर इन द वेसल. अंदर क्या हो जाएगा, अभी कुछ हो गया और उसके बाद हमने देखा कि कंटेनर के अंदर जो है ना, सिर्फ पानी ही पानी बचा है. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. मतलब आइस क्या हो गया, यहाँ पे कम्प्लीटली मेल्ट हो गया. तो यहाँ पे ये जो सिर्फ वाटर बचा है उसका मास कितना है वो बताओ. वो मास कितना है वो बताओ. ठीक है. और कुछ आइस भी बचेगा क्योंकि हमें पता नहीं श्योरली कि कम्प्लीटली ये वाटर ही बच रहा है या कुछ आइस भी बाकी है. अभी मान लेते कुछ आइस है या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा. कुछ आइस बाकी रहा और कुछ पानी इसके अंदर है. तो हमें सिर्फ ये पानी का मास कितना है वो बताइए. हमें फिर ये चेक करना है. यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेक करनी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो भी चेक करना है. और उसके बाद ये भी देखना है क्या ये पूरा का पूरा वाटर इस आइस को मेल्ट कर जाएगा या नहीं करेगा. 3 बातें हमें देखनी है. ठीक. तो स्टार्ट कैसे करें. सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर क्या करेगा, जब वाटर आइस के कांटेक्ट में आएगा, वाटर क्या करेगा, हीट अपनी आइस को दे देगा कि ले भाई आइस हीट ले ले. वाटर हायर टेम्परेचर पे ही रहेगा ना कंपेयर टू आइस. सो हु विल रिलीज द हीट, वाटर विल रिलीज द हीट. किसको, आइस को. ठीक है. तो वाटर का टेम्परेचर कम होते जाएगा और आइस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा. हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये वाटर ने कितनी हीट सप्लाई की उसकी बात कर लेते. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन सॉल्विंग. पहले हमने लिखा मैक्सिमम हीट सप्लाई बाय वाटर. ये पूरा का पूरा 500 ग्राम कितनी हीट दे सकता है, देने को कितनी दे सकता है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया मैक्सिमम. कितनी दे सकता है, हमने किया डेल्टा Q1, उसको मान लो हीट दे सकता है. ठीक है. MS डेल्टा T, मास ऑफ दिस वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T. राइट. मास ऑफ वाटर कितना है, सभी CGS यूनिट में चल रहा है, ग्राम में ही रखेंगे. मास ऑफ वाटर कितना है, 500. ओके. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है,
वाटर की स्पेसिफिक हीट यहाँ पे गिवन नहीं, तो हमें ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है। वो होती है 1, यहाँ पे लिख लेंगे, कॉमा देख के मैं दे देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इससे याद रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था लेकिन हमें पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। चलो, डेल्टा टी यहाँ पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस है जब दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे हम, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस है। ये कितना दे सकता है इसकी बात हमें करनी है। सुनो बात को, बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 - 0। सर आपने 0 क्यों लिया? ये जो वाटर है, वाटर अभी फ़िलहाल कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं MS डेल्टा टी। इसका मतलब है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन जाएगा तब इसने कितनी हीट रिलीज कर दी, उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने लिखा मैक्सिमम हीट सप्लाइड बाय वाटर। अभी फ़िलहाल कितने पे है ये? 20 डिग्री सेल्सियस पे। 20 डिग्री सेल्सियस से जब ये 0 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा तब कितनी हीट देगा, हम उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाटर अभी 20 डिग्री सेल्सियस से बन गया 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट छोड़ी उसने? 500 × 20 कितना हो जाएगा ये? 10,000। सो ये 10,000 कैलोरीज की हीट दे सकता है और खुद 0 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अच्छा, ओके, अभी हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम वाटर के पास, हम आइस के पास जाते हैं। आइस की सिचुएशन देखते हैं। आइस को कितनी ज़रूरत है, समझो बात को। आइस को कितनी ज़रूरत है -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने में, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लिखते हैं उसको डेल्टा Q2 से। समझो बात को, समझ में आएगी सभी चीज़ें। आइस का मास कितना है? 200। स्पेसिफिक हीट आइस की कितनी होगी? 1 या 0.5? 0.5 इंटू डेल्टा टी कितना होगा यहाँ पे? -20 -0। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, 20 हो गया। ठीक है, 20 से ये 0 आ रहा है। इसको कितनी हीट लग रही है? हाउ मच हीट रिक्वायर्ड्स? ये हो गया 200 × 0.2 × 20, ये हो जाएगा 2000। 2000 कैलोरीज की हीट इसको ज़रूरत है, इसको मेल्ट करने में, वाटर बनाने में इसको। ठीक है, और ये वाटर के पास कितनी अवेलेबल है? 10,000। वाटर बोलेगा यार मेरे पास 10,000 की हीट में दे सकता हूँ। आइस बोलेगा यार मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं, मुझे कितने की ज़रूरत है? मुझे 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। मुझे कितने की ज़रूरत है? 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, अभी इनका अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं, सो डेल्टा Q1 - डेल्टा Q2 करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस हियर। मुझे पेज को थोड़ा छोटा करने दो। हम यहाँ पे लिखते हैं, सो डेल्टा Q1 - डेल्टा Q2 कितना बचेगा? ये बचेगा 10,000 - 2000, इट इज़ नथिंग बट 8000 कैलोरीज। ठीक है, ओके, सो 8000 कैलोरीज से आइस क्या हो जाएगा? अभी मेल्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा मेल्टिंग। थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ, पहले समझो, पहले मुझे लिखने दो, पूरा बताऊंगा। मेल्ट्स दी आइस। ठीक है, आइस मेल्ट हो जाएगा। अभी आइस मेल्ट होगा, इसका मतलब क्या है? कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगा? M × LF। वो जो डेल्टा Q है वो लिखेंगे हम M × LF। डेल्टा Q कितनी हीट सप्लाई हो रही है यहाँ पे? 8000 की, इज इक्वल्स टू कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा 8000 की हीट सप्लाई करने से आइस का? वो है M। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, वो और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज
80 कैलोरीज पर, क्या यूनिट होता है, ग्राम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 80 और मुझे आंसर मिला m इज इक्वल्स टू 600 ग्राम, 100 ग्राम, सॉरी 600 कहाँ से, 100 ग्राम, ठीक है। समझते हैं अभी बात क्या हुई यहाँ पे। यहाँ पे हमें इनका कांटेक्ट, जब हम इनके कांटेक्ट में लेके आए दोनों को, आइस को और वाटर को, हमने देखा वाटर हीट रिलीज करेगा आइस को, अच्छा वाटर आइस को हीट रिलीज करेगा और आइस को वाटर बना देगा, बराबर है। लेकिन मुझे आइस को हीट देनी पड़ेगी ना वाटर बनाने के लिए, तो वो कितनी हीट देनी पड़ेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये वाटर कितना सप्लाई करता है हीट वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये वाटर कितनी हीट देता है, कितनी हीट दे सकता है आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये 20 डिग्री सेल्सियस से अभी 0 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, तो कितनी हीट दे रहा है वो 10,000 कैलोरीज की। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने गया, मैं देखा कि आइस को मेल्ट करने में कितनी हीट लगती है, आइस को मेल्ट करने में कितनी हीट लगती है, ताकि ये आइस पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आ जाए। ये यहाँ पे आइस था, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको आइस बनाने में 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनाने में कितनी हीट मुझे लगी, 2000 कैलोरीज की हीट मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, तो अगर मैं 2000 कैलोरीज की हीट दे दूँ तो -20 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो 10,000 में से 2000 कैलोरीज चली गई आइस को 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस बनाने में, बची कितनी हीट, हमने कहा कि 8000 कैलोरीज की हीट बची। अभी इस 8000 कैलोरीज से ये आइस कितना वाटर बनेगा, ये आइस कितना वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम उसको 8000 कैलोरीज की हीट सप्लाई करते हैं। तो हमने देखा कि 100 ग्राम का आइस वाटर बन रहा है। हमने देखा कि 8000 कैलोरीज की हीट अगर आइस को हमने सप्लाई कर दी तो कितना ग्राम का आइस मेल्ट हो रहा है, हमने कहा 100 ग्राम का। कैसे किया, हमने उसे किया स्टेप 3 में। सो दैट आइस इज मेल्टिंग टू वाटर, मतलब फेज चेंज हो रहा है। तो मैंने MS डेल्टा T फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, M इंटू LF, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, 8000, वो बची हुई थी 10,000 में से 2000 गई, 8000 जो बची हुई हीट है उससे क्या हो रहा है, आइस को हम मेल्ट कर सकते हैं वाटर में। ये कौन दे रहा है, ये वाटर दे रहा है। वाटर एक्चुअली कितनी दे रहा था हीट, 10,000 कैलोरीज़ की, उसमें से 2000 कैलोरीज़ की मेहनत किस में चली गई, आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आने। अभी बची कितनी 10,000 में से 2000 चलेगी 8000। ये 8000 जो हीट वाटर ने दी है आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, उससे कितना वाटर बनेगा, हाँ वो हमने निकाला इस फॉर्मूला से। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू M इंटू LF। डेल्टा Q 8000, मास वो निकालना था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये चीज़ें याद होनी चाहिए हमें, अभी मैंने लिख दी है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है वाटर या आइस के लिए, 80 कैलोरीज पर ग्राम, याद रखेंगे, इसलिए 80 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मास कितना मिला, 100 ग्राम का, ओके। फिर हमने देखा अभी कि ऑलरेडी वाटर भी तो है ना 500 ग्राम का, ऑलरेडी वाटर भी तो है हमारे पास 500 ग्राम का। तो हम यहाँ पे अभी इसको नीचे लिखते हैं, मेरे पास अभी जगह बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो M यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ गया मेरे पास, ये 100 ग्राम। अब ये स्टेप 3 फाइनल आंसर यहाँ पे मिल रहा है हमें। टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर वो कितना है, ये एक तो ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम क्या है भाई, आइस मेल्ट हुआ है, आइस टू वाटर जो मेल्ट हुआ है वो 100 ग्राम है, प्लस ऑलरेडी जो वाटर है, कितना वाटर है ऑलरेडी, 500 ग्राम का वाटर है, ठीक है। तो प्लस
500 ग्राम. सो टोटल कितना मिला आंसर? 600 ग्राम. सो फाइनली इनको जब मिक्स करेंगे तो ये वाटर कितना होगा? वाटर विल बी 600 ग्राम. ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गई. और ये आइस कितना बचेगा? टोटल 200 ग्राम आइस था, 500 ग्राम वाटर था, उसमें से 600 ग्राम तो वाटर बन गया. टोटल कितना था? 5, 6, 7, दैट इज़ 100 ग्राम का आइस अभी भी बाकी है. 100 ग्राम का आइस अभी भी क्या है? बाकी है इसके अंदर. पूछो इसके रिगार्डिंग जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, यू कैन आस्क